तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स, लगभग मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटा लगना चाहिए इसको ख़त्म होने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स की प्रिपरेशन से। तो एल्केन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहले एल्केन्स की प्रिपरेशन में आएगा बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम किसका कर सकते हैं? एल्कीन्स का कर सकते हैं और एल्काइंस का कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे इथीन है, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें हम हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। तो बेसिक उसमें हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो इथेन बन जाएगा। सिमिलरली हम इथीन में हाइड्रोजन जोड़ के कैटलिस्ट निकल भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी इथेन बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब ये पहला मेथड हुआ। और एल्किन्स एंड एल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये हमेशा एल्केन्स बनाते हैं। और रेनी निकल इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल। It is prepared by dissolving an alloy of nickel and aluminum blah 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 in NaOH, where it gets dissolved in nickel is obtained in powdered form. Both the hydrogen are added from same side, so this is syn addition. This is basically syn addition. Cis plus syn meso होता है, trans plus syn racemic, cis plus syn anti, मुझे लगता नहीं कुछ कम। अब एल्कीन्स जो होते हैं, एल्काइंस जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स के कंपैरिजन में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो एल्काइंस का जो स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सो एल्काइन में जो एड्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा आसान होता है एल्कीन्स के मुकाबले। ठीक है, तो अब हम एक रिएक्शन पे जा रहे हैं जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम लेते हैं और ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, उससे हम एल्केन बना लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में बेसिक रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एल्काइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, उसमें 1-2 यूनिट्स ऑफ सोडियम डालेंगे। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम डालेंगे और 2 यूनिट्स ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इथेन बन जाएगा। ठीक है, मीथेन नहीं बना सकते, बेसिकली डबल करता है चीज़ों को ये वाला। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड अमाउंट? ब्यूटेन, मतलब ऑप्शन में अगर रहेगा पेंटेन, मीथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो ब्यूटेन जाएगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखेंगे एल्काइल हैलाइड का, तो एल्काइड आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो डाउन द जो रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा उसका उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा, तो उसको तोड़ना उतना ज़्यादा आसान रहेगा। तो RI का जो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा RBr के मुकाबले, फिर उसके मुकाबले उससे कम होगा RCl, फिर उससे कम होगा RF का। ठीक है, एक मिनट। फिर ऐसे रहेगा। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी हम ले सकते हैं उसमें, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी बेसिकली लिया जा सकता है उसमें। और इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी पॉसिबल है, 6
3 से 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए। इसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में पता है कि एल्काइल एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ अच्छा वुड्स फिटिंग में एल्काइल हैलाइड लेंगे, फिर एराइल हैलाइड भी ले लेंगे सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो उससे हम एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में बाइफेनाइल ही बनेगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा मुझे लगता है कुछ काम की रिएक्शन है नहीं, लेकिन फिटिंग काम की है। फिटिंग में क्या करते हैं, 2 यूनिट लेंगे, वही फिनाइल हैलाइड के 2 यूनिट लेंगे और उसको सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रखेंगे तो बाइफेनाइल बन जाएगा। अब फ्रैंकलिन रिएक्शन है, पता नहीं यार, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं, उसमें भी सेम यही होता है, शायद वो एनसीईआरटी में है नहीं फ्रैंकलिन। हाँ, कोरी हाउस सिंथेसिस में हम मीथेन बना सकते हैं। कोरी हाउस सिंथेसिस में हम बेसिकली एल्काइल हैलाइड लेते हैं लिथियम और ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल लिथियम बन जाता है। फिर क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं तो ये बनता है लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट, गिल्समान रीजन बोलते हैं, शायद एनसीईआरटी में नहीं है। कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अ मेटल आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो पता है ये है नहीं शायद एनसीईआरटी में, मुझे लगता है। हाँ, फिर हम लेते हैं कोलवेज, फिर हम पढ़ते हैं कोलवेज का इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसकी चेन होती है, जैसे RC डबल बॉन्ड हो, मतलब RCO माइनस K प्लस, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम एल्केन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो एल्केन जो बनेगा NO2 बनेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आया पेपर में। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्केन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलवे से हम एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं। अच्छा, कॉलवे से हम एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। कॉलवे से भी हम जो हम एल्केन बनेगा वो डाई एल्केन बनेगा बेसिकली, मतलब 2 यूनिट्स बनेंगे एल्केन की, उससे मीथेन नहीं बना सकते। कॉलवे से हम मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन अभी आएगा, हम जब बनाएंगे तो बताऊँगा, ठीक है। अब एक रिएक्शन होती है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन में सेम जैसे कॉलवे की रिएक्शन में पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में। उसमें हम रिएजेंट लेते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी हीटिंग करवाते हैं, इसमें हम एल्केन बना लेते हैं, इसमें बन जाता है मीथेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में, इसमें हम मीथेन बना सकते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है, इसमें मीथेन बन जाएगा। और एक चीज़ और कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगी, मतलब जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगी। ये ख़त्म हो गया। अब ग्रिग्नाइट रीजेंट आ गया। ग्रिग्नाइट रीजेंट की प्रिपरेशन इन्होंने बता रखी कि ग्रिग्नाइट रीजेंट में एल्काइल हैलाइड लेते हैं या एराइल हैलाइड लेते हैं, मैग्नीशियम ऐड करते हैं उसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो RMgX बन जाता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बेसिकली बेस। In Grignard region, the bond between carbon and magnesium is highly polar but covalent. Bond between magnesium and halogen is ionic. मतलब Grignard कार्बन एंड मैग्नीशियम कोवेलेंट होता है, लेकिन मैग्नीशियम
और एक चीज़ और, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर sp हेलोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर sp हेलोजन से जुड़ा ऑक्सीजन एसिडिक होता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया। जिस मतलब जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, उसका हाइड्रोजन पार्ट लेगा और मीथेन बना लेगा। हमेशा ही करेगा। मेजर प्रोडक्ट मीथेन बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। एक तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन सकता है। उसमें यही करेगा कि मीथेन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोई भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उसका हाइड्रोजन पार्ट लेके मीथेन बना लेता है, ठीक है। अब इस जो हम एल्केन्स एक तरीके से और बना सकते हैं रिडक्शन करवा के, RX का रिडक्शन करवा के, एल्काइल हाइड्राइड का रिडक्शन करवा के। एल्काइल हाइड्राइड का हम बेसिकली रिडक्शन करवा के बना सकते हैं। तो RX कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स ऑन रिड्यूसिंग विद Zn प्लस HCl या Zn प्लस CH3COOH से, ठीक है। तो RX प्लस Zn प्लस Cl, Zn प्लस HCl RH बना लेगा, एल्केन बना लेगा, ठीक है। कुछ दूसरे रीजन भी हम ले सकते हैं, ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है Zn प्लस HCl वाला। जैसे Fe प्लस HCl से भी एल्केन बनेगा, Sn प्लस HCl से भी एल्केन बनेगा, Zn प्लस NOH से भी एल्केन बन सकता है, ठीक है। अभी मतलब इसमें सिर्फ हम एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ तक कर लेंगे, फिर उसके बाद एल्केन्स वाला अलग उसमें कर लेंगे, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑल्सो रिड्यूसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स की बेसिकली कैटेगरी में आता है ना। और इफ़ 3 डिग्री अगर होगा, जैसे मान लीजिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ लिया, अगर हम उसको लेते हैं तो एल्कीन्स जो है मेज प्रोडक्ट की फॉर्म में बन के तैयार हो जाएंगे। और एल्कीन बनाने का एक और तरीका, उसको हम रिएक्शन करवा सकते हैं रेड फॉस्फोरस और HI से। रेड फॉस्फोरस और HI से भी रिएक्शन करवा के बेसिकली ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। हाइड्रोजन को जोड़ना, बेसिकली हाइड्रोजन को जोड़ना ही तो है, जो डबल बॉन्ड उसको तोड़ना, हाइड्रोजन को जोड़ना है, उसी को रिडक्शन कहते हैं। तो रेड फॉस्फोरस और HI से भी हम रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें भी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ जहाँ मतलब बॉन्ड है, उसको तोड़ते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। एक मिनट में देखूँ कितना बड़ा है एल्केन वाला। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड लिया RH, उसको पहले, अब एल्केन तो बन चुका है, अब एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो एल्केन्स प्लस कोई भी हेलोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, उसको डिफ्यूज सनलाइट और हीट में की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। जैसे मीथेन की रिएक्शन अगर मान लीजिए हम क्लोरीन से करवाते हैं तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा उसमें कुछ। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, FRSR बोलते हैं, ठीक है। दूसरी, और ये चेन रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये 3 स्टेप्स में होती है। FRSR जो होती है 3 स्टेप्स में होती है। जो FRSR है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 3 स्टेप्स में होती है। पहला है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा है प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरा है टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन हुआ, क्लोरीन को तोड़ा जाता है, रेडिकल बनाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या किया जाता है, मीथेन का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रेडिकल बना था, ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो HCl बन गया और CH3 और एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल की फॉर्म में, मिथाइल फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, वो है प्रोपोगेशन स्टेट में वो होता है, ठीक है। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, CH3
का रेडिकल और एक और CH3 का रेडिकल, दोनों जुड़ते हैं तो डाइल्केन बना देंगे। और CH3 का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल वो एल्काइल हैलाइड बना देंगे। अब क्लोरीन का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल डाइक्लोराइड बना देंगे, मतलब क्लोरीन बना देंगे। पॉलीहेलोजिनेशन भी ऐसी प्रोसेस में हो सकता है, ठीक है। तो ये उतना मुझे लगता है एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है पॉलीहेलोजिनेशन, क्योंकि होता है मतलब बहुत सारे हेलोजनी कंपाउंड्स बना जो जो हम बनाना चाहते हैं वो बनता नहीं है नहीं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन एक चीज़ पे और डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, उस पर भी डिपेंड करती है। एक चीज़ और उस पर मतलब पहले की एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट पे भी डिपेंड कर रही थी ना, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, और इस पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। रिएक्टिविटी एल्केन की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एल्केन की स्टेबिलिटी उससे बनने वाले रेडिकल की, मतलब रिएक्टिविटी एल्केन की स्टेबिलिटी उससे बनने वाले रेडिकल की, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी देखें हेलोजन कंपाउंड्स की, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन इरिवर्सिबल चली जाती है। मतलब अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा ली, जैसे मीथेन की रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करवा देते हैं तो मिथाइल आयोडाइड बन जाता है और वो रिएक्शन वापस चली जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3, HiO3, HiO4, HgO, उसको हम लेते हैं। तो वो क्या करता है कि जो मिथाइल आयोडाइड बना है उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम जो HI बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो वापस ले जा रहा है उसको, रिड्यूसिंग एजेंट HI की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा देते हैं, तो उसमें कंज्यूम हो जाता है, तो हमें अपना मतलब मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाता है। और क्या था, हाँ अब आ गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, नाइट्रेशन में एल्केन की रिएक्शन HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाते हैं, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर, वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे करवाते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी नाइट्रेट भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड C और CH वाले बॉन्ड टूटते हैं, तो बहुत सारे मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। अब सल्फोनेशन किससे होता है, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं SO3H ग्रुप का, ठीक है। तो एल्केन्स कंटेनिंग 6 कार्बन और हाइयर और एल्केन्स कंटेनिंग 3 डिग्री हाइड्रोजन व्हेन हीटेड विद concentrated H2SO4 और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गिव एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये है जो 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन के उससे ज़्यादा हाइयर एल्केन्स हैं और जिनके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, जब वो हीट की जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो एल्केन सल्फोनिक एसिड देते हैं। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन कराई जाती है। कंबशन भी हम करवाते हैं। एल्केन्स व्हेन हीटेड विद एयर और डाइऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। और तीन रिएक्शन है जो हमें रटनी, जो कि NCERT में डिक्टो दे रखी हैं। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, फिर इथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से। इसमें कैटलिस्ट याद रखना है, कॉपर 523 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कॉपर 523 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM मिथेनॉल बनता है। मिथेनॉल, उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाले बनता है मिथेनल, फिर उसके नीचे वाले बनता है एसिडिक एसिड, ठीक है, ये रटना। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3,
MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड बनाते हैं तो HCHO बनता है, मीथेन नल बनता है। और इथेन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में, मैंगनीज एसीटेट CH3CO का होल ट्वाइस Mn, तो इसमें बनता है एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइसोमराइजेशन अनब्रांच्ड और लेस ब्रांच्ड एल्केन्स व्हेन हीटेड विद एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच्ड एल्केन्स। जैसे आइसोमराइजेशन में जैसे N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन को अगर हम AlCl3 लुइस एसिड और HCl की प्रेजेंस में हीट करें तो वो आइसोमराइजेशन दिखाते हैं। मतलब जैसे कि इसमें बेसिक इसमें बन क्या रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। ये रिएक्शन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है फ्यूल्स की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, और एरोमेटाइजेशन में हम कन्वर्जन ऑफ बेंजीन रिंग, कन्वर्जन इनटू बेंजीन रिंग, मतलब एल्केन्स का जो कन्वर्जन है हम बेंजीन रिंग में करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अनब्रांच्ड एल्केन्स कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन्स व्हेन हीटेड विद CrO3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O3 जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, सपोर्टेड ऑन Al2O3 एल्यूमिना और कन्वर्टेड इनटू बेंजीन और इट्स होमोलॉग्स। जैसे N-हेक्सेन है, N-हेक्सेन को अगर हम CR2O3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। फिर साइक्लोहेक्सेन में से हम 3 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। वैसे ही N-हेप्टेन में CR2O3 और हीट करेंगे तो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, टॉल्यूइन बोलते हैं। पायरोलिसिस और क्रैकिंग का मतलब हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग स्ट्रांगली आर कन्वर्टेड इनटू लोअर एल्केन्स एंड एल्कीन्स। This is called pyrolysis and it is used in petroleum industry. This reaction takes place by free radical mechanism. ठीक है, this reaction takes by free radical mechanism. ठीक है, C6H14 है, C6H14 को अगर हम हीट करेंगे तो C6H12 हेक्सीन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, C6H14 C4H8 बनेगा और C2H6 बनेगा। फिर इसी को हीट करेंगे तो C3H6 बनेगा, C2H6 और CH4 बनेगा। बस एल्केन्स वाला पार्ट खत्म हो गया। कितने थे एल्केन्स वाला पार्ट?